Hello students, today we will start the revision of our first chapter Geography, Resource and Development। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो वो आपको सॉल्व करने होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे रिसोर्स की, कि रिसोर्स होता क्या, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। तो इन्वायरमेंट में आपके जो भी चीज़ अवेलेबल है जो कि आपकी नीड की, आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सकती है और टेक्नोलॉजीली एक्सेसिबल है, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, और इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल है, मतलब आप उस पर खर्चा कर सकते हैं, आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ रहा है, और कल्चरली उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ हम कह सकते हैं वो क्या है, रिसोर्स है, जो हमारी नीड भी सेटिस्फाई कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट में भी है, हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसमें उस तक पहुंच भी सकते हैं, उसमें एडवांस चीज़ें उसमें कर सकते हैं, और इकोनॉमिकली उसके ऊपर खर्चा जो भी हो रहा है वो भी सही है, और कल्चरली हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं। तो वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है। फिर हम पढ़ेंगे रिसोर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो रिसोर्स को कई पार्ट में हम बांट सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको उसको उसके कुछ बेसिस होते हैं। जैसे हम रिसोर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं किस बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे, ओनरशिप के बेस पर, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर। ओरिजिन मतलब कहाँ से वो आया है, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब वो कितना खर्च हो गया, एग्जॉस्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ओनरशिप, उस पर अधिकार किसका है। डेवलपमेंट, वो कितना डेवलप्ड हो चुका है, मतलब अभी डेवलप्ड हो चुका है कि होना बाकी है, क्या चांसेस हैं उसके। तो इन बेसिस पर हम रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे। जैसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में मैंने पहला आपको क्या बताया था, पहला बेस क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब वो कहाँ से आया है, तो वो दो होते हैं, बायोटिक और एक अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो कि जिसमें लाइफ है, जिसमें जीवन है। अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल बायोटिक का आप लिख सकते हैं, जैसे फ्लोरा फौना हो गया आपका, प्लांट एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, फिश हो गई, या कोई भी लाइफ स्टॉक आपके जानवर हो गए। अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं, जैसे पत्थर हो गया, मेटल हो गया। दूसरा हमारा बेसिस क्या है रिसोर्स के क्लासिफिकेशन का, एग्जॉस्टिबिलिटी। जो रिसोर्सेज को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से, मैकेनिकल प्रोसेस से, उसे हम क्या कहेंगे, रेन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे, या फिर रिप्रेंशिलेबल रिसोर्स कहेंगे। मतलब कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, वाटर हो गई। रेन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक कंटिन्यूस हो गया, और फ्लो, मतलब एक कंटिन्यूस मतलब लगातार चलने वाला। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो बनने में बहुत लंबा समय लेते हैं, बहुत लंबा जियोलॉजिकल टाइम लगता है इनको बनने में। जैसे कि आपके मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गया, तो मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर लग जाता है इनके फॉर्मेशन में, इनको बनने में। सम ऑफ द रिसोर्सेज जैसे कि मेटल आर रिसाइकेबल, एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकिल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको आप दोबारा रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने यूज़ कर लिया तो मतलब वो ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर है, पेपर आपने जला दिया तो आप दोबारा उसकी राख से पेपर नहीं बना सकते हैं। पेट्रोल है, अगर वो कंज्यूम हो गया, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो आप उसको दोबारा नहीं क्रिएट कर सकते। तो डैट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड आपका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब रिसोर्स है तो किसी ना किसी का उसके ऊपर ओनरशिप होगा, अधिकार होगा। पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब एक इंसान की बात की जा रही है, कि जैसे कि जब किसी रिसोर्स को कोई प्राइवेटली इंडिविजुअल अपने आप उसको ओन करता है, उसके उसके ऊपर अधिकार होता है, तो उसे हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कोई फार्मर है, तो फार्मर के लिए उसका रिसोर्स क्या होगा, उसकी लैंड। उसी तरीके से अगर आप शहर में हैं, अर्बन एरिया में, तो आपके लिए आपका रिसोर्स क्या होगा, आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स का मतलब होता है कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल पूरी एक कम्युनिटी, सोसाइटी मिलकर करती है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के पास में कोई पब्लिक पार्क है, कोई पिकनिक स्पॉट है, कोई ग्रेजिंग ग्राउंड है जहाँ पे जानवर चारा चरने जाते हैं, तो वो कुछ उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग मिल के इस्तेमाल करते हैं, तो वो हो गया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। थर्ड है आपका नेशनल रिसोर्स। तो जितने भी टेक्निकली अगर बात की जाए, जो भी रिसोर्सेज आपके नेशन में, आपके देश की बाउंड्री के अंदर हैं, उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्स कहेंगे, और आपके पास पूरा अधिकार है आपके देश का कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री की तो बात हो गई है, लेकिन अगर हम ओशन की बात करें, पानी की बात करें, तो 12 नॉटिकल माइल, मतलब 1 नॉटिकल माइल आपका जो होता है वो 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर के बराबर होता है।
तो 12.5 किलोमीटर तक पानी में, मतलब ओशन एरिया में, जितना भी 12 नॉटिकल माइल, मतलब हमारा जो कोस्ट एरिया है, जो तट एरिया है, तो वहाँ से लगाकर इंडिया का जहाँ तट लगता है, कोस्ट लगता है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल मतलब 12.5 किलोमीटर तक जहाँ तक पानी है, जहाँ तक हमारा टेरिटोरियल वाटर फैला हुआ है, तो वो जितने भी रिसोर्सेज उसके अंदर होंगे, मतलब उसमें अंदर जो भी एक्वेटिक आपके जानवर हैं, फिशेज़ हैं, तो उसके ऊपर हमारा अधिकार होगा 12 नॉटिकल माइल्स तक। इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करने के लिए हमें परमिशन की ज़रूरत होती है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जब हमें परमिशन नहीं मिलती है तब तक हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेज को, कि कौन उसको यूज़ करेगा, कितना यूज़ करेगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है कि ओशनिक रिसोर्सेज, जो ओशन में रिसोर्सेज होते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद, ठीक है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स बिलोंग टू ओपन ओशन, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर हमें यूज़ करना है तो वो एरिया क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ जाएगा, और कोई भी कंट्री विदाउट परमिशन उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, अब डेवलपमेंट के हिसाब से आपके 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। पहला है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब उसमें क्षमता है, एक ऐसा रिसोर्सेज जो आपके किसी रीजन में, किसी इलाके में मिल रहा है, लेकिन अभी हमने पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, राजस्थान, जहाँ गुजरात है, स्टेट्स हैं, तो उन पार्ट में वहाँ पर हमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अभी वहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉपरली ये एनर्जी डेवलप नहीं हो पाई है। तो वो क्या है आपकी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी? पोटेंशियल रिसोर्स है, कि पोटेंशियल है, क्षमता है, हमें पता भी है कि वो उस राजस्थान गुजरात एरिया में मिलती है, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाई है, तो डैट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप से पता चल रहा है नाम से ही कि वो रिसोर्स पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, मतलब हमें उसकी पूरी जानकारी है, हमें पता है कि वो किस रीजन में मिलेगा, तो हमें पता है वो किस क्वालिटी में मिलेगा, किस क्वांटिटी में मिलेगा, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसको हम यूज़ भी कर चुके हैं, तो वो क्या है, आपका डेवलप रिसोर्स है। स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या है, आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, बट लेकिन ह्यूमन बींग्स ने अभी तक पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं, तो उस तरह के रिसोर्सेज को हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। स्टॉक का एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है स्टूडेंट, जो कि आपका दिया गया है वाटर का, कि वाटर हमें पता है आपकी दो तरीके के चीज़ों से बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल करके हम अभी तक से वाटर बना पाए हैं, वाटर का यूज़ करना जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हमको और कोई यूसेज जिसका नहीं पता है। तो ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है, स्टॉक की तरह है। क्या पता कल को हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए और हम इसका और ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। रिज़र्व, रिज़र्व जो है स्टॉक का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करके, हम यूज़ करके इसको आगे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है यूज़, लेकिन हाँ हम टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज़ करके शायद फ्यूचर में इसको इस्तेमाल कर पाएँ, तो वो रिज़र्व है। एग्जाम्पल जो दिया है बुक में आपकी, देखिए क्या दिया है, रिवर वाटर, जो नदी में जो वाटर होता है, जो पानी होता है, उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। प्रेजेंटली तो हम यही यूज़ कर रहे हैं ना। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब इसका सिर्फ एक लिमिटेड इस्तेमाल हमें पता है। तो जो डैम्स में जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है, वो एक तरीके से रिजर्व है हमारा फ्यूचर के लिए, जिसको हम कभी फ्यूचर में और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम अपने सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए रिसोर्सेज का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, और रिसोर्सेज हमें नेचर की तरफ से फ्री में मिले हुए हैं, लेकिन इंसानों ने इसको इतना गलत तरीके से, इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्सेज में कमी हो रही है, डिप्लीट हो रहे हैं, वो आपके ख़राब होते जा रहे हैं, क्यों, कुछ इंसानों की लालच की वजह से। रिसोर्सेज को कुछ ही लोगों के हाथ में है, सारे लोगों के पास रिसोर्सेज इक्वली डिवाइडेड नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिच और पुअर, अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है।
रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हम उसको बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम देख रहे हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर अर्थ पे कितना ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो रहा है, पर्यावरण में भी हम देख रहे हैं कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, लैंड हमारी डे बाई डे ख़राब हो रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिसोर्सेज का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब डेवलपमेंट एक ऐसी बात की जा रही है कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है आपका, तो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे। और जो भी डेवलपमेंट आज हो रहा है, उस डेवलपमेंट को जो आप कर रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली हमारी फ्यूचर है जनरेशन, उसको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचे। ऐसा नहीं है कि सारा रिसोर्सेज आज ही हम मतलब सब यूज़ कर डालेंगे और पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालेंगे ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को कुछ दिखे ही ना, कुछ मिले ही ना। तो डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट कहलाया जाएगा जब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान भी ना पहुँचे और आज के गोल्स को पूरा करते हुए हम फ्यूचर के गोल्स को ध्यान में रख सकें और फ्यूचर जनरेशन को भी सब देखने को मिले। तो दैट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड आपका एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है। अर्थ समिट 1992 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी। रियो डियो जेनरियो आपकी जगह का नाम है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा हेड ऑफ़ द स्टेट, मतलब 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ यहाँ पर मिली थी ब्राज़ील में। पहली बार इंटरनेशनल अर्थ समिट यहीं पर ब्राज़ील में हुई। और ये समिट में क्या बताया गया? इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करी गई। ग्लोबल लेवल पे, मतलब विश्व स्तर पे हमें इन्वायरमेंट को बचाना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। द असेंबल लीडर, जितने भी लीडर्स यहाँ पे अलग अलग देश से आए थे वो आए और उन्होंने क्या किया? साइनिंग करी एक डिक्लेरेशन पर कि उनको किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। द रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21। और इसमें यहाँ पर क्या अडॉप्ट किया गया? एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये 21 सेंचुरी का था, इसीलिए इसको 21 एजेंडा 21 नाम दिया गया। अब इस एजेंडा 21 में क्या कहा गया? ये एक तरीके का डिक्लेरेशन था, मतलब घोषणा थी वर्ल्ड के लीडर्स के द्वारा जो भी यहाँ पर आए थे। 1992 की बात है। और उस कहाँ पर थे? ब्राज़ील, जगह का नाम बता चुकी हूँ, रियो डी जेनरियो। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस। अब ये आपका कॉन्फ्रेंस का नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक समिट है आपकी 1992 में यहाँ पर रियो डी जेनरियो में। इसमें वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया। और क्या गोल था, क्या एम था, इनका उद्देश्य क्या था? पहला, कॉम्बैक्ट इन्वायरमेंटल डैमेज, जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है उससे लड़ना है। पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना है। डिजीज़, बीमारियों को ख़त्म करना है ग्लोबल लेवल पे, विश्व स्तर पे। तो ये सारे इनके क्या थे? एजेंडा थे पूरी तरीके से कि इनको ये सब अचीव करना है। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब हो गया कि हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, एक हम नीति बनाएंगे कि हमें रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे हम। स्टूडेंट, इंडिया जैसी कंट्री में रिसोर्स की प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि हमारे पास तो मतलब इनॉर्मस डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज हैं। हमारे कुछ रीजन्स जो हैं, कुछ इलाके तो बहुत रिच हैं रिसोर्सेज में, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमें रिसोर्सेज देखने में कमी मिलेगी। तो इंडिया एक ऐसा आपका कंट्री है जहाँ पे कुछ इलाकों में तो आपके देखिए बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे, तो कुछ इलाकों में रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। कहीं पर आपको लैंड रिसोर्स मिलेगा तो कहीं पे वाटर रिसोर्स मिलेगा, कहीं पे विंड रिसोर्स मिलेंगे, कहीं पे मेटेलिक मिनरल्स मिलेंगे, कहीं इस तरीके से हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। There are some regions which are considered self-sufficient in term of availability of resources and there are some regions which have acute shortage। मतलब कुछ इलाकों में तो सेल्फ सफिशिएंट बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो कहीं कहीं पे रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कुछ स्टेट देखिए, राज्य जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? कोल डिपॉजिट, कोयला मिलता है, कोल डिपॉजिट देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ चले जाएं तो ये ऐसा स्टेट है जहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे पानी की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। मतलब रोड, रेलवे, जो ट्रैक्स बिछाने की बात की जा रही है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खास डेवलप नहीं है।
वहीं पर अगर आप राजस्थान का स्टेट देखिए तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा विंड एनर्जी मिलेगी, सोलर एनर्जी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे पानी की कमी है क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती है। लद्दाख के अगर आप कोल्ड डेजर्ट में चले जाइए तो वो पूरे आप देखिए कंट्री से हमारी बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कल्चर हेरिटेज है जो वहाँ की, जो कि हम कह सकते हैं जो कल्चर है वहाँ का वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन पानी की कमी है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और ज़्यादा मिनरल्स भी नहीं है। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ पे रिसोर्स की कमी है। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज की प्लानिंग कर लेते हैं। तो इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्म होता है आपका कि आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि इंडिया जो है वो रिसोर्सेज में सफिशिएंट है या फिर रिसोर्सेज की कमी है, या वो कौन सा एरिया है इंडिया का जो कि आप रीजन है जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग है, और उसके क्या फीचर्स हैं। That's for today, and on the basis of today's discussion I have given you certain question in question bank which you have to solve it. Thank you.